नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन का लोन भी लेना चाहते हैं किसी भी बैंक से, तो उसका 6 स्टेप्स में मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। और ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि अगर आपको प्लॉट के साथ कंस्ट्रक्शन का लोन चाहिए तो आप इजीली ले भी पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जिस लोन की बात कर रहा हूँ होम लोन की, उस होम लोन के अंदर आपको प्लॉट परचेज करने के लिए लोन मिलेगा और उसके ऊपर अपना मकान बनवाने के लिए, और एक ही लोन मिलेगा ये दोनों कामों के लिए। हम सबसे पहले मकान बनवाने के लिए हमें प्लॉट चाहिए होता है, तो कई बार क्या होता है हमारे पास प्लॉट खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। अब कई लोगों को ये आम धारणा रहती है कि बैंक तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा देता है। नहीं, बैंक आपको प्लॉट खरीदने के लिए, लैंड और प्लॉट खरीदने के लिए भी पैसा देता है। अब फिर बात आती है प्लॉट खरीद लिया, उस पर कंस्ट्रक्शन, तो उस कंस्ट्रक्शन के लिए भी बैंक आपको पैसा देता है। और दोनों लोन एक ही लोन के अंदर, एक ही लोन अकाउंट होता है जिसके अंदर ये हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि ये किस तरीके से काम करता है और अगर आप ये लेना चाहेंगे तो बैंक में किस तरीके से काम होगा। सबसे पहली स्टेप आती है डॉक्यूमेंटेशन की और एप्लीकेशन की, कि आप सबसे पहले ब्रांच में विजिट करते हैं। ब्रांच में आप इंक्वायरी करते हैं कि आपको होम लोन चाहिए। ब्रांच में जो भी स्टाफ होता है वो या तो आपको बोलता है कि आप बैंक की कोई ऐप है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करो, या वो आपको हार्ड कॉपी दे देते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की कि आप ये एप्लीकेशन फॉर्म और इसके साथ ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके ले आओ। और इसी दौरान सबसे पहले बात ये पूछी जाती है कि आप जो प्लॉट खरीदने जा रहे हो, जिस पे घर बनवाने जा रहे हो, वो एलिजिबल भी है या नहीं। देखिए, बैंक जनरली ये देखता है कमर्शियल लैंड या फिर आपकी रेजिडेंशियल लैंड। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक आपको कमर्शियल प्लॉट पे लैंड लोन नहीं देते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर दे देते हैं। और दूसरी चीज़ ये देखता है किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट्स तो नहीं है। देखिए, अगर आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर यदि आपने जो प्लॉट खरीदना चाह रहे हो उसकी रजिस्ट्री हो नहीं रखी, पक्का पट्टा नहीं है, तो उस पर भी लोन नहीं मिलेगा। और किसी वजह से क्लियर टाइटल नहीं है। क्लियर टाइटल मतलब यानी कि जो व्यक्ति लोन लेना चाहता है उसके नाम से टाइटल नहीं है या पावर ऑफ अटॉर्नी का कुछ इशू है, उस केस में भी बैंक आपको लोन नहीं देता। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि जो एप्लीकेशन फॉर्म आप बैंक से लेके आए हैं उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में ना 3 तरह के कैटेगरी के कस्टमर्स होते हैं। सैलरीड क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल मतलब सीए, डॉक्टर, ये सब, और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल मतलब बिजनेसमैन। सबसे ज़्यादा सिंपल डॉक्यूमेंट है सैलरीड क्लास के आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 साल का फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न, 6 महीने की सैलरी स्लिप और एक बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। बस इतनी सी चीज़ें चाहिए सर। और फिर उसके बाद अगर यदि हम सीए, डॉक्टर्स, इनकी बात करें तो इनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया जाता है बैलेंस शीट के साथ देना है, और सीए सर्टिफाइड ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए अगर यदि एप्लीकेबल है तो। बिजनेसमैन में 2 प्रूफ बढ़ जाते हैं कि उनको प्रूफ ऑफ बिजनेस भी देना पड़ता है और बिजनेस प्रोफाइल भी देनी पड़ती है कि आखिर वो काम क्या कर रहे हैं, ताकि बैंक ये इंश्योर हो सके कि आप उनकी लोन की ईएमआई बिल्कुल टाइमली दे पाएंगे और ये सब कुछ स्टैंडर्ड वे में चलता रहेगा। इसके बाद आप क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट जो कुछ आपके ऊपर एप्लीकेबल्स होते हैं वो सब आप फिलअप करके ब्रांच मैनेजर को दे देते हैं। यहाँ आपकी स्टेप 1 की कंप्लीट हो गई। अब स्टेप 2 में क्या होता है, जब आपकी लोन जाती है, सबसे पहले बैंक क्या करता है, आपका जो प्लॉट है और जो आपने जो एस्टिमेशन वगैरह जो आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन और टीआईआर रिपोर्ट करवाता है। वैल्यूएशन रिपोर्ट में आप जो प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं उसकी वैल्यूएशन करवाएगा अपने इम्पैनल वैल्यूअर से, और वही इम्पैनल वैल्यूअर ही आपकी कॉस्ट एस्टिमेट का भी वैल्यूएशन करेगा। टीआईआर रिपोर्ट होता है टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो कि बैंक का इम्पैनल वकील करता है। वो आपकी पूरी टाइटल सर्च करेगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में 30 साल की पुरानी कॉपियाँ लेके आएगा और वो ये सर्टिफाई करके देगा कि इस पर किसी तरह का कोई लीगल इशू नहीं है और बैंक ये प्रॉपर्टी सर्फेसी कंप्लाइंट है, बैंक इसको गिरवी रख सकता है। अब बात करते हैं प्लॉट के लिए कि प्लॉट की वैल्यूएशन कैसे होगी। ठीक है, मुझे प्लॉट खरीदना है। अब उसकी वैल्यूएशन के लिए क्या है,
हमारा जो बैंक का इम्पेनल वैल्यूअर है वो जाएगा, वो प्लॉट की लैंड की वैल्यूएशन अलग अलग तरीके से एंगल से देखेगा। लोकेशन वो कहाँ पर लोकेटेड है, मार्केट में आसपास प्लॉट्स की क्या रेट चल रही है, फिर क्या कंडीशंस है कि आसपास यानी कि प्रॉपर वे आउट है या नहीं, प्रॉपर रोड बने हुए हैं या नहीं, नाइबरहुड कैसा है, और प्लॉट में एज का फैक्टर नहीं आता बाकी तो वो ये सब फैक्टर करके वो एक वैल्यूएशन देता है। अब जो वो वैल्यूएशन देता है प्लॉट की, उस पर जनरली बैंक 70% तक लोन कर देते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। अब मान के चलिए जो मैंने कहा कि 70% कर देते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ कि वैल्यूअर ने आपकी प्लॉट की कॉस्ट निकाली कि ये 50 लाख का है और आपकी रजिस्ट्री भी उसी के अकॉर्डिंगली हो रही है। ये याद रखिएगा, रजिस्ट्री ऐसा नहीं हो सकता है कि वैल्यूअर वो मार्केट वैल्यू निकाल के लाता है 50 लाख और आप रजिस्ट्री 10 लाख की, नहीं, रजिस्ट्री तो आपको उतने की करवानी पड़ेगी जितना लोन अमाउंट। तो बैंक इस पर मैक्सिमम 35 लाख तक का लोन कर देगा। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि जिस बैंक में आपने अप्लाई किया वहाँ 70% तक वो फाइनेंस करते हैं प्लॉट पर। अगर वो 60 या 65 पे करते हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन, घर तो आपका बना हुआ नहीं है, आपने सिर्फ सोच रखा है कि हम ये घर ऐसा बनवाएंगे ऐसा बनवाएंगे। तो जिस भी आर्किटेक्ट से आपने नक्शा बनवाया होता है तो आप वैल्यूअर से मिलते हैं, बैंक के वैल्यूअर से, जो बैंक असाइन करता है, आप नहीं करते हो। आप उसको बताते हैं कि हम ये घर बनवाना चाह रहे हैं, हमने ये नक्शा पास करवाया है, आप इसकी एस्टीमेट बताइए। तो वैल्यूअर क्या करता है, आप जो घर बनवाना चाहते हैं वो उसका नक्शा देखता है, क्योंकि वो भी हमारा जो वैल्यूअर होता है वो सिविल इंजीनियर होता है, वो कोई एरा गहरा नहीं होता, सिविल इंजीनियर होता है। तो वो बाकायदा वेल क्वालिफाइड पर्सन होता है किसी भी बैंक का। फिर वो क्या करता है, वो आप जो नक्शा देते हो उसको उसके अकॉर्डिंगली अपनी सारी एस्टीम वैल्यूएशन देखता है कि रूफिंग, फाउंडेशन, इन सब में कितना कितना खर्चा आएगा, बाज़ार में क्या कॉस्ट चल रही है, वो सारा सब कुछ एस्टीमेट अपना सारा जो भी एक्सपीरियंस है उसको निकालते हुए वो वैल्यूएशन निकाल के देता है कि ये कॉस्ट है, जो ये प्रपोज है जो इनका घर, इसकी कॉस्ट इतनी आएगी। उसके अंदर सब चीज़ें आ जाती हैं। अब बैंक क्या करता है, जो कॉस्ट जो बैंक का इम्पेनल वैल्यूअर बताता है उसका वो बैंक 75 से 85% तक फाइनेंस करते हैं अलग अलग। अब एक केस में मान के चलिए कोई बैंक है जिसमें आपने अप्लाई किया है कंस्ट्रक्शन लोन के लिए, उसमें वो 80% तक करते हैं और 50 लाख आपकी वैल्यूएशन निकाली है बैंक के इम्पेनल वैल्यूअर ने कि 50 लाख इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो बैंक उस पर 40 लाख का लोन करेगा। अब मैं मोटा मोटी बात करूं, जो हम प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, टोटल हमारी कॉस्ट 1 करोड़ पड़ रही है और बैंक अगर हम दोनों चीज़ों को मिला लें तो बैंक उस पर हमें 75 लाख का फाइनेंस कर रहा है। तो मोटा मोटी आप ये समझिए कि 75% तक का आपको फाइनेंस मिल जाएगा प्लॉट खरीदने के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन के लिए, दोनों के लिए, जो भी आपकी कॉस्ट होगी। अब आती है दूसरी बात, प्रॉपर्टी टाइटल सर्च रिपोर्ट। जो बैंक, जो मैंने कहा था कि बैंक 2 चीज़ें करवाता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट और टाइटल सर्च रिपोर्ट, TIR रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। TIR रिपोर्ट में वकील क्या देखता है, वो सबसे पहले देखता है इसमें किसी तरह का लीगल डिस्प्यूट तो नहीं है, कि भाई साहब महेश चंद जी लोन लेने आए तो महेश चंद जी के नाम से ही है ना ये टाइटल, ऐसा तो नहीं किसी और के नाम से हो। प्रॉपर्टी सरफेसी कंप्लाइंट है या नहीं। सरफेसी कंप्लाइंट प्रॉपर्टी एक्चुअली ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि अगर बैंक सरफेसी कंप्लाइंट प्रॉपर्टी रखता है तो वह उसको ऑक्शन आसानी से करवा सकता है, वो अपने ड्यूज आसानी से रिकवर कर सकता है और उसके अंदर उसको ज़्यादा लीगली ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंक का वकील रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएगा, वो 30 साल की सर्च रिपोर्ट निकलवाएगा वहाँ से कि आखिर ये प्रॉपर्टी पिछले 30 साल में कब कब बिकी है, इसके साथ क्या क्या हुआ है, वो सारी वो पूरी चेन ऑफ टाइटल निकलवाता है। और बैंक आपसे ये उम्मीद करता है कि पिछले 30 साल में जितनी बारी वो प्रॉपर्टी बिकी है या उसकी, उन सब की ओरिजिनल रजिस्ट्री की कॉपी आपके पास हो। अब बात करते हैं ड्यू डिलीजेंस। इसके अलावा बैंक और क्या ड्यू डिलीजेंस करता है, जैसे आपकी एप्लीकेशन, सबसे वो आपकी सिविल चेक करेगा। आपकी सिविल में किसी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। मान के चलिए किसी तरह का डिफ़ॉल्ट नज़र आ जाता है तो बैंक सबसे पहले आपसे एक्सप्लेनेशन पूछता है कि ये डिफ़ॉल्ट ये सिविल में दिखा रहा है ये आज की डेट में ठीक है या नहीं। मान के चलिए कोई लोन है जो ओवरड्यू दिखा रहा था 50,000 का, बैंक आपसे पूछेगा, आपने कहा कि साहब मैंने तो ये क्लियर कर दिया, तो बैंक कहेगा ठीक है, आप प्रूफ के लिए अपना उस लोन अकाउंट का स्टेटमेंट हमें दे दीजिए।
तो बैंक उस लोन अकाउंट में स्टेटमेंट को ले लेता है और वो मान जाता है ठीक है आपने ड्यूज क्लियर कर दिया, अब आपकी सिबिल क्लियर है। तो बैंक के ऑफिशियल्स प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, आपकी वर्क प्लेस विजिट करते हैं और करंट एड्रेस जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं वो तीनों की विजिट होती है। वहाँ पर वो लोगों से भी पूछते हैं, आसपास फीडबैक भी लिया जाता है कि आपकी रेपुटेशन कैसी है, प्रोफाइल कैसा है। और जो आईडी प्रूफ आप देते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी तरह का और, उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है। अगर आपने आधार कार्ड दिया है तो ई-KYC आपके आधार कार्ड का बैंक करेगा। अब स्टेप 3 कि भाई सब कुछ ड्यू डिलीजेंस हो गया, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन करवा ली, अब क्या? अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेडिट अप्रेजल प्रोसेस। मतलब अब आपका जो फाइल है वो पूरी तरह तैयार हो गई है। अब बैंक का जो क्रेडिट ऑफिसर होता है वो उसको अप्रेस करता है। अप्रेस करता है मतलब वो आपने तो लोन अप्लाई कर दिया 80 लाख का, लेकिन बैंक तो देखेगा कि 80 लाख मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर हैं जो लगभग हर बैंक में सेम ही होते हैं। सबसे पहले वो आपकी एज देखेगा कि आपकी एज, कम से कम वाली एज क्वालिफाई हो रही है या नहीं, और मैक्सिमम कितनी एज है, उसके अकॉर्डिंगली आपका टेन्योर डिसाइड होगा। नेट टेक होम सैलरी कितनी है, रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं, जैसे किसी ने कहा मेरा रेंट आ रहा है, बिजनेसमैन के अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, तो जिसमें उसको लगेगा कि हाँ ये रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है वो उसी को कंसिडर करते हैं। सिविल अच्छा है या नहीं, प्रॉपर्टी किस टाइप की खरीद रहे हो, भाई एग्रीकल्चर लैंड तो नहीं खरीद रहे तो फिर वो वही रिजेक्ट हो जाएगी फाइल। कमर्शियल है, रेसिडेंशियल है, फिर आगे चलेगी। कितने टेन्योर का आपने होम लोन अप्लाई किया है और कितने के लिए आप एलिजिबल हो। आपकी उम्र है 55 साल और आपने 30 साल के लिए अप्लाई कर दिया, तो बैंक कहेगा नहीं यार 55 साल वाले को तो 15 साल के लिए देंगे। तो ये सब चीज़ें आती हैं। अब मान के चलो आप सर्विस करते हैं तो आपकी रिमेनिंग कितनी सर्विस बची हुई है, वैलिड रेंज की जो आपने लोन टू वैल्यू रेंज है वो सब सही लिखी है या नहीं, EMI अपॉन NMI रेशियो आपका कितना बैठता है, ये सारी चीज़ें क्रेडिट अप्रेजल के प्रोसेस में पार्ट में। ये सब होने के बाद बैंक डिसाइड करता है कि भाई आपने जो फाइनेंस के लिए अप्लाई किया उतने आप एलिजिबल हो या नहीं, अगर नहीं हो तो कितने कम के लिए एलिजिबल हो। फिर बैंक पूरे स्टैंडर्ड में ये करके दे देता है, हाँ ठीक है भैया आपने 80 लाख के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपकी एलिजिबिलिटी 75 लाख की बन रही है। टेन्योर आपने इतने के लिए अप्लाई किया, इतने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, 2 साल के लिए कम के लिए एलिजिबल हो। ये सब चीज़ें निकाल के वो आपको आपका सैंक्शन लेटर दे देता है कि भाई हम हमारी जो होम लोन है वो इस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको सैंक्शन करके देख रहे हैं। सैंक्शन लेटर के अंदर आपकी सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब क्या हुआ, बैंक आपको सैंक्शन लेटर देता है, ऑफर लेटर भी जिसको कहा जाता है। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। एक होती है सैंक्शन अमाउंट कितना किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है या वेरिएबल है, लोन का टेन्योर कितना फिक्स किया है, मोड ऑफ रीपेमेंट क्या रहेगा, कुछ स्पेशल स्कीम में आपको कंसेशन दिया गया है तो वो है, इस सैंक्शन लेटर की वैलिडिटी कब तक है, टर्म्स और कंडीशंस। हाँ उसके अंदर जो एक्सेप्टेंस है वो आपको देना होता है, ठीक है भैया हमें सैंक्शन लेटर मंजूर है, ये आपने दे दिया। अब आता है अगला प्रोसेस स्टेप 4। इसके अंदर बैंक क्या करता है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन करवाता है, मतलब आपसे लीगल एग्रीमेंट करवाएगा जो कि कानूनी एग्रीमेंट होता है। उसके लिए बैंक आपको एक डेट देता है कि आप इस डेट को आ जाइए, हम आपके डॉक्यूमेंट तैयार करके रखेंगे और आप अपने साथ प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आइएगा। अब फिर इसके अलावा जो अदर चार्जेस वसूलता है बैंक, वो करता है स्टाम्प ड्यूटी, वैल्यूएशन, TIR, सरसरी चार्जेस, ये सारे वो चार्जेस वो रिकवर करता है आपसे डॉक्यूमेंटेशन के बाद। और कई बार कई बैंक क्या करते हैं, इसको अपफ्रंट भी ले लेते हैं, मतलब आपकी लाइन फाइल लगने के पहले वो आपसे चेक ले लेते हैं कि ये आपकी चीज़ें रहेंगी जो हमें देनी। जनरली प्राइवेट बैंक आपसे अपफ्रंट ही लेते हैं सारी फीस, कि बाद में आपको पसंद हो चाहे नहीं हो, हम आपकी ये फीस तो काटेंगे। सब कुछ होने के बाद बैंक क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गए, भाई फीस वगैरह ले ली और प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपसे कलेक्ट कर लेता है। अब मान के चलिए अगर आप प्लॉट किसी से खरीद रहे हैं तो बैंक क्या करेगा कि अपने वकील को भेजेगा रजिस्ट्री के वक्त, जब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री होगी आपके प्लॉट की, और वहीं से बैंक को वो रजिस्टर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो खुद बैंक का वकील करेक्ट करके ले आएगा, वो आपको नहीं मिलेंगे। जब अपन सेल परचेज की बात करते हैं उसमें इतना ही डिफरेंस है। बाकी बैंक जब आपके पूरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेगा
तो वो अपने पास रख लेगा। अब आपकी तरफ से सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो गई है। अब आता है लोन डिसबर्समेंट की बात, ठीक है। अब लोन डिसबर्समेंट में आप एक चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने शुरू में वीडियो बनाया है कि बोले प्लॉट खरीदने के लिए, तो प्लॉट खरीदने के लिए बैंक डॉक्यूमेंट तब कलेक्ट करता है, पहले आपको चेक दे देता है वो सेलर के नाम से। यानी कि प्लॉट खरीदने के लिए आपने जितने का भी आपका प्लॉट के लिए जो लोन सैंक्शन हुआ है उतने अमाउंट का डीडी बना के देगा। वो डीडी आप सेलर को दोगे, या फिर वो डीडी बैंक अपने वकील को देता है और वो वकील रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके सेलर को देता है। और जो डीडी नंबर होता है वो जो सेल से रजिस्ट्री होती है उस पर बाकायदा प्रिंट रहता है कि SBI का डीडी नंबर ये इसके द्वारा भुगतान किया जा रहा है। फिर वकील वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके बैंक आ जाता है। अब दूसरा, अब आपने जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो लिया था, अब आपने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। बैंक कंस्ट्रक्शन के लिए ऐसा नहीं है कंस्ट्रक्शन के लिए आपका 40 लाख का लोन हुआ और 40 लाख आपको दे दिया, नहीं। बैंक बोलता है ठीक है भैया आप कंस्ट्रक्शन शुरू करो। अब आपने कहा भाई मेरे महीने भर लगा के आपने नीचे का फाउंडेशन का तैयार कर लिया, सब कुछ तैयार कर लिया। अब आप बैंक के पास गए कि साहब मैंने फाउंडेशन तैयार कर लिया, मेरी किस्त मुझे लोन दे दो। तो बैंक क्या करता है 40 लाख को वो कुछ पार्ट में आपको 10 लाख 8 लाख रुपए दे देता है कि ठीक है भैया। अब आपने फाउंडेशन आपने पहली मंजिल खड़ी कर ली, फिर आप बैंक के पास गए साहब मुझे छत डालनी है, मेरा इतना इतना खर्चा हो गया, आप बिल्स वगैरह बता सकते हैं, सीमेंट के, कंक्रीट के, सरिये के, इन सब के बिल। बैंक बोलता है ठीक है 10 लाख रुपए और लो। फिर आपने छत डाल ली, फिर आप बैंक के पास गए कि साहब अब मुझे और लोन की रिक्वायरमेंट, तो बैंक क्या करता है फिर आपको 8-10 लाख रुपए दे देता है। फिर जो आखिरी जो बचता है 5-10 लाख रुपए, उसके लिए बैंक आपसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट मांगता है कि आप अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट हमारे इम्पैनल वैल्यूअर से करके दो। आप इम्पैनल वैल्यूअर के पास जाते हैं, बोले देखो साहब मेरा घर बन गया जिस हिसाब से मैंने प्रपोज किया था, आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दो। तो वैल्यूअर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है और वो सर्टिफिकेट लेके आप ब्रांच में चले जाते हैं, तो आपका फाइनल जो इंस्टॉलमेंट होती है वो पे आउट हो जाती है आपको बैंक से। अब आती है स्टेप 5 कि भैया लोन वगैरह सब हमें मिल गया, घर बन गया हमारा, सब कुछ हो गया, रजिस्ट्री हमारे नाम से हो गई, सब हो गया, बैंक ने जितना एग्रीमेंट के लोन दिया था वो हमें दे दिया। अब इसके बाद आपका शुरू होता है रीपेमेंट। अब आपका लोन रीपेमेंट करोगे आप। घर बनाने के दौरान अगर आपने मोरेटोरियम पीरियड लिया था तो उस दौरान आपको सिर्फ ब्याज पे करना था, नहीं लिया था तो जो रेगुलर किस्त थी जिस महीने से आपने लोन लिया था उसके अगले महीने से ही शुरू हो जाती है। आप रेगुलर रीपेमेंट करते रहिए। अब स्टेप 6 आपका 20 साल लोन चला, आपने सब कुछ रीपेमेंट कर दिया, रेगुलर टाइम पर करते गए। अब लोन की आखिरी किस्त बची, आप बैंक में गए साहब मेरा लोन आप बंद कर दीजिए, आखिरी किस्त है और मेरे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट मुझे दे दीजिए। बैंक देखेगा हाँ ठीक है भैया बिल्कुल रेगुलर सब कुछ हो गया है, ठीक है आप ये फॉर्म भर दीजिए, बैंक ओरिजिनल प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देता है। तो इस तरीके से आपकी जो पूरी साइकिल होती है लोन की वो कंप्लीट हो जाती है, लोन लेने से लेके लोन वापस चुकाने तक और फिर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके आने तक। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट आपके पास आ गए, अब आप पूरी तरह फ्री हो चुके हो। अब मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने ये बीच में इसलिए है कि प्रेफरेंस ऑफ लोन कि भाई कहाँ पे अप्लाई करें हम। सबसे पहली मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट होता है पब्लिक सेक्टर बैंकों पे, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB। सबसे पहली प्रेफरेंस आप पब्लिक सेक्टर बैंक रखिए। किसी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक में ना हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाइए। हो सकता है प्रॉपर्टी में टाइटल क्लियर ना हो या कुछ कमी पेशी हो तो प्राइवेट सेक्टर बैंक कर देते हैं। अब किसी वजह से प्राइवेट सेक्टर बैंक भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही कमी है, तो फिर आप NBFC पे चले जाइए। अब NBFC जैसे बजाज फिनसर्व ये सब है, वो भी नहीं करे तो आप लोकल NBFC पे जो छोटी मोटी NBFCs आपके लोकल टाउन में खुल जाती है उन पे चले जाओ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक लगाएंगे, फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक थोड़ी बढ़ाएंगे, NBFCs और ज़्यादा बढ़ाएंगे और लोकल NBFC तो आपकी जेब ही काट देंगे। जो लोन SBI 8% पे दे रहा था वो लोकल NBFCs आपको 20% पे देती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले पब्लिक सेक्टर बैंक। तो फ्रेंड मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड।